टायरियन। उत्तर सदैव चलता रहा। टायरियन लैनिस्टर को भी नक्शे की उतनी ही जानकारी थी जितनी किसी और को थी, लेकिन किंग्स रोड तक जाने वाले जंगली रास्ते पर 2 सप्ताह बिताने के बाद उसे यह सबक मिल गया था कि नक्शा एक चीज़ है और जमीन एक अलग चीज़। वे राजा के जाने के दिन ही विंटरफेल से चले गए थे। शाही विदाई के शोरगुल के बीच, लोगों के चिल्लाने और घोड़ों की खर्राटों की आवाज़ के बीच, गाड़ियों की खड़खड़ाहट और रानी के विशाल व्हील हाउस की कराह के बीच, हल्की बर्फबारी के बीच, किंग्स रोड महल और शहर के विस्तार से परे था। वहां बैनर और गाड़ियां और शूरवीरों और फ्रीराइडर्स के स्तंभ दक्षिण की ओर मुड़ गए, अपने साथ शोरगुल ले गए, जबकि टायरियन बेंजेन स्टॉक और उसके भतीजे के साथ उत्तर की ओर मुड़ गया। उसके बाद वहां ठंड बढ़ गई थी और शांति भी बहुत बढ़ गई थी। सड़क के पश्चिम में चकमक पत्थर की पहाड़ियां थीं, जो भूरे और ऊबड़ खाबड़ थे, जिनके पत्थर के शिखरों पर ऊंची ऊंची पहरेदार मीनारें थीं। पूर्व की ओर जमीन नीची थी, जमीन समतल होकर एक लुढ़कते मैदान में बदल गई थी जो जहां तक नजर जाती थी, दूर तक फैली हुई थी। पत्थर के पुल तेज, संकरी नदियों पर बने थे, जबकि छोटे छोटे खेत लकड़ी और पत्थर की दीवारों से बने होल्डफास्ट के चारों ओर फैले हुए थे। सड़क पर काफी लोग आते जाते थे और रात में उनके आराम के लिए कुछ सराय मिल जाती थीं। विंटरफेल से 3 दिन की सवारी के बाद, हालांकि, खेत घने जंगल में बदल गए और किंग्स रोड सुनसान हो गया। प्रत्येक बीतते मील के साथ चकमक पहाड़ियां ऊंची और जंगली होती गईं, जब तक कि 5वें दिन वे पूरी तरह से सूख नहीं गईं। पहाड़ों में बदल गए थे, ठंडे नीले भूरे रंग के विशालकाय पहाड़ जिनके कंधों पर दांतेदार पर्वतमालाएं और बर्फ थी। जब उत्तर से हवा चलती थी, तो बर्फ के क्रिस्टल के लंबे लंबे गुच्छे ऊंची चोटियों से झंडियों की तरह उड़ते थे। पश्चिम की ओर पहाड़ की दीवार के साथ, सड़क उत्तर पूर्व दिशा में जंगल के बीच से होकर जाती थी, ओक और सदाबहार तथा काले कांटों का जंगल, जो टायरियन ने अब तक देखे किसी भी जंगल से अधिक पुराना और काला लग रहा था। वुल्फ्सवुड, बेंजेन स्टॉक ने इसे बुलाया, और वास्तव में उनकी रातें दूर के झुंडों की चीखों से जीवंत हो जाती थीं, और कुछ इतनी दूर नहीं। जॉन स्नो के एल्बिनो डायरवुल्फ ने रात की चीखों पर अपने कान खड़े कर लिए, लेकिन जवाब में कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाए। टायरियन ने सोचा कि उस जानवर के बारे में कुछ बहुत ही परेशान करने वाला था। तब तक समूह में 8 लोग हो चुके थे, भेड़िए को छोड़कर। टायरियन अपने 2 आदमियों के साथ यात्रा कर रहा था, जैसा कि लैनिस्टर के लिए उचित था। बेंजेन स्टॉक के पास केवल उसका नाजायज भतीजा और नाइट वॉच के लिए कुछ नए घोड़े थे, लेकिन वुल्फ्सवुड के किनारे पर वे एक जंगल की लकड़ी की दीवारों के पीछे एक रात रुके, और वहां एक और काले भाई, योरेन के साथ जुड़ गए। योरेन झुका हुआ और भयावह था, उसकी विशेषताएं उसकी दाढ़ी के पीछे छिपी हुई थीं, जो उसके कपड़ों की तरह ही काली थीं, लेकिन वो एक पुरानी जड़ की तरह सख्त और पत्थर की तरह सख्त लग रहा था। उसके साथ फिंगर्स के फटेहाल किसान लड़के थे। रैपल्स, योरेन ने अपने आरोपों पर एक ठंडी नज़र से कहा। टायरियन समझ गया। दीवार पर जीवन कठिन कहा जाता था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बधियाकरण से बेहतर था। 5 आदमी, 3 लड़के, एक डायरवुल्फ, 20 घोड़े और मेस्टर लोविन द्वारा बेंजेन स्टॉक को दिया गया कौवों का एक पिंजरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे किंग्स रोड या किसी भी सड़क के लिए एक अजीब संगति थे। टायरियन ने देखा कि जॉन स्नो योरेन और उसके उदास साथियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी भावावेश थी जो असहज रूप से निराशा की तरह लग रहा था। योरेन का कंधा टेढ़ा था और उसकी बदबू आ रही थी। उसके बाल और दाढ़ी उलझे हुए और चिकने थे और जूं से भरे हुए थे। उसके कपड़े पुराने, पैच वाले और शायद ही कभी धुले हों। उसके 2 युवा रंगरूटों से और भी बुरी बदबू आ रही थी, और वे जितने क्रूर थे उतने ही बेवकूफ़ भी लग रहे थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि लड़के ने ये सोचने की गलती की थी कि नाइट वॉच उसके चाचा जैसे लोगों से बनी है। अगर ऐसा है, तो योरेन और उसके साथी एक कठोर जागृति थे। टायरियन को उन पर तरस आया। लड़का, उसने एक कठिन जीवन चुना था, उसके लिए कठिन जीवन चुना गया था। या शायद उसे यह कहना चाहिए कि उसे चाचा के प्रति कम सहानुभूति थी। बेंजेन स्टॉक भी अपने भाई की तरह लैनिस्टर के प्रति नापसंदगी को साझा करता हुआ प्रतीत होता था,
और जब टायरियन ने उसे उसके इरादों के बारे में बताया तो वह खुश नहीं हुआ था। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, लेनिस्टर, तुम्हें दीवार पर कोई सराय नहीं मिलेगी, उसने उसे नीचे देखते हुए कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप मुझे रखने के लिए कोई जगह ढूंढ लेंगे, टायरियन ने जवाब दिया था। जैसा कि आपने देखा होगा, मैं छोटा हूँ। बेशक, रानी के भाई को मना नहीं किया गया, इसलिए मामला सुलझ गया, लेकिन स्टॉक खुश नहीं था। तुम्हें सवारी पसंद नहीं आएगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ, उसने रूखेपन से कहा था, और जिस क्षण से वे निकले थे, उसने उस वादे को पूरा करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। पहले हफ्ते के अंत तक टायरियन की जांघें कठोर सवारी से कठोर हो गई थीं, उसके पैरों में बुरी तरह ऐंठन हो रही थी और वह हड्डियों तक ठंडा हो गया था। उसने कोई शिकायत नहीं की। उसे धिक्कार था कि वह बेंजेन स्टॉक को वह संतुष्टि दे पाएगा। उसने अपनी सवारी के फर के मामले में एक छोटा सा बदला लिया, एक फटा हुआ भालू का चमड़ा, पुराना और बासी गंध वाला। स्टॉक ने नाइट वॉच की वीरता के अतिरिक्त उसे यह पेशकश की थी, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह विनम्रतापूर्वक मना कर देगा। टायरियन ने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया था। जब वे विंटरफेल से बाहर निकले तो वह अपने साथ अपने सबसे गर्म कपड़े लाया था, और जल्द ही पता चला कि यह पर्याप्त गर्म नहीं था। यहाँ ऊपर ठंड थी, और ठंड बढ़ती जा रही थी। रातें अब जमने से काफी नीचे थीं, और जब हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे चाकू उसके सबसे गर्म ऊनी कपड़ों को काट रहा हो। अब तक स्टॉक को निस्संदेह अपने शूरवीर आवेग पर पछतावा हो रहा था। शायद उसने एक सबक सीख लिया था। लेनिस्टर्स ने कभी भी विनम्रतापूर्वक या अन्यथा मना नहीं किया। लेनिस्टर्स ने जो भी पेश किया गया उसे स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वे उत्तर की ओर बढ़ते गए, खेत और बांध कम होते गए तथा वुल्फ्सवुड के अंधेरे में और गहरे होते गए, अंततः उनके पास छत नहीं बची और उन्हें अपने संसाधनों पर निर्भर होना पड़ा। टायरियन कभी भी शिविर बनाने या तोड़ने में बहुत उपयोगी नहीं था। बहुत छोटा, बहुत लंगड़ा, बहुत बाधा डालने वाला। इसलिए जब स्टॉक और योरेन और दूसरे लोग असभ्य आश्रयों का निर्माण करते थे, घोड़ों की देखभाल करते थे और आग जलाने के बाद यह उसका रिवाज बन गया कि वह अपना फर और शराब की बोतल लेकर अकेले पढ़ने चला जाता था। अपनी यात्रा की 18वीं रात को शराब समर आइल्स से एक दुर्लभ मीठा अम्बर था जिसे वह कैस्टली रॉक से उत्तर की ओर लाया था, और पुस्तक ड्रैगन के इतिहास और गुणों पर चिंतन थी। लॉर्ड एडाद स्टॉक की अनुमति से टायरियन ने विंटरफेल लाइब्रेरी से कुछ दुर्लभ खंड उधार लिए थे और उन्हें उत्तर की ओर यात्रा के लिए पैक किया था। उसे कैंप के शोर से दूर एक आरामदायक जगह मिल गई, एक तेज बहती धारा के पास जिसका पानी बर्फ की तरह साफ और ठंडा था। एक विचित्र रूप से प्राचीन ओक का पेड़ काटने वाली हवा से आश्रय प्रदान करता था। टायरियन ने अपनी पीठ को तने से सटाकर अपने फर में लपेट लिया, शराब का एक घूंट लिया और ड्रैगनबोन के गुणों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। किताब ने उसे बताया कि ड्रैगनबोन में लौह की मात्रा अधिक होने के कारण ये काला होता है। ये स्टील की तरह मजबूत है, फिर भी हल्का और कहीं अधिक लचीला है, और निश्चित रूप से आग से पूरी तरह अभेद्य है। ड्रैगनबोन धनुष को डोथराकी द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। एक तीरंदाज जो इस तरह से सशस्त्र है, वह किसी भी लकड़ी के धनुष को मात दे सकता है। टायरियन को ड्रैगन से बहुत लगाव था। जब वह पहली बार किंग्स लैंडिंग में अपनी बहन की शादी के लिए रॉबर्ट बैराथियन के पास आया था, तो उसने टारगेरियन के सिंहासन कक्ष की दीवारों पर लटकी ड्रैगन खोपड़ियों को खोजने का निश्चय किया था। राजा रॉबर्ट ने उन्हें बैनर और टेपेस्ट्री से बदल दिया था, लेकिन टायरियन तब तक डटा रहा जब तक कि उसे वे खोपड़ियां उस सीलन भरे तहखाने में नहीं मिल गईं जहां उन्हें रखा गया था। उसने सोचा था कि वे प्रभावशाली होंगे, शायद डरावने भी। उसने सोचा नहीं था कि वे सुंदर होंगे। फिर भी वे थे, गोमेद की तरह काले, चिकने पॉलिश किए हुए, इसलिए हड्डी उसकी मशाल की रोशनी में चमकती हुई लग रही थी। उन्हें आग पसंद थी, उसने महसूस किया। उसने मशाल को बड़ी खोपड़ी में से एक के मुंह में घुसाया और छाया को उसके पीछे की दीवार पर उछलने और नाचने के लिए मजबूर किया। दांत काले हीरे के लंबे, घुमावदार चाकू थे। मशाल की लौ उनके लिए कुछ भी नहीं थी, वे कहीं अधिक बड़ी आग की गर्मी में नहा चुके थे।
जब वो दूर चला गया तो टायरियन कसम खा सकता था कि जानवर की खाली आंखों की कोठरियां उसे जाते हुए देख रही थीं। वहां 19 खोपड़ियां थीं। सबसे पुरानी खोपड़ियां 3000 साल से ज्यादा पुरानी थीं और सबसे छोटी खोपड़ियां सिर्फ 150 साल पुरानी थीं। सबसे हाल ही में पैदा हुए ड्रैगनस्टोन में पैदा हुए 2 आखिरी ड्रैगनों में से सबसे छोटे भी थे, एक जोड़ी जो मास्टिफ की खोपड़ी से भी बड़ी नहीं थी और अजीब तरह से विकृत थी। वे टारगेरियन ड्रैगनों में से आखिरी थे, शायद कहीं भी आखिरी ड्रैगन, और वे बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। वहां से खोपड़ियां आकार में ऊपर की ओर गीत और कहानी के 3 महान राक्षसों तक पहुंच गईं। वे ड्रैगन जिन्हें एगोन टारगेरियन और उसकी बहनों ने पुराने 7 राज्यों पर छोड़ा था। गायकों ने उन्हें देवताओं के नाम दिए थे, बैलेरियन, मेरेक्सिस, वघार। टायरियन उनके खुले जबड़ों के बीच खड़ा था, शब्दहीन और भयभीत। आप वघार के गले में घोड़े की सवारी कर सकते थे, हालांकि आप इसे फिर से बाहर नहीं निकाल सकते थे। मेरेक्सिस और भी बड़ा था, और उनमें से सबसे महान, बैलेरियन, ब्लैक ड्रेड, एक औरोच को पूरा निगल सकता था, या यहाँ तक कि इबेन के बंदरगाह से परे ठंडे बंजर इलाकों में घूमने वाले बालों वाले मैमथ में से एक को भी निगल सकता था। टायरियन उस सीलन भरे तहखाने में बहुत देर तक खड़ा रहा। बैलेरियन की विशाल, खाली आंखों वाली खोपड़ी को तब तक घूरता रहा जब तक कि उसकी मशाल धीमी नहीं हो गई। वह जीवित जानवर के आकार को समझने की कोशिश कर रहा था, ये कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि जब वह अपने बड़े काले पंख फैलाकर आग उगलता हुआ आसमान में उड़ रहा होगा तो वह कैसा दिख रहा होगा। उनके अपने दूर के पूर्वज, रॉक के राजा लोरेन ने टारगेरियन विजय का विरोध करने के लिए रीच के राजा मेरन के साथ मिलकर आग के खिलाफ खड़े होने की कोशिश की थी। ये करीब 300 साल पहले की बात है, जब 7 राज्य थे, न कि किसी बड़े क्षेत्र के प्रांत। उनके बीच 2 राजाओं के पास 600 झंडे लहरा रहे थे, 5000 घुड़सवार शूरवीर थे और 10 गुना ज्यादा फ्रीराइडर्स और हथियारबंद सैनिक थे। इतिहासकारों ने कहा कि एगोन ड्रैगनलॉर्ड के पास शायद उस संख्या का 5वां हिस्सा था, और उनमें से ज्यादातर उस आखिरी राजा के रैंक से भर्ती हुए थे जिसे उसने मार डाला था। उनकी वफादारी अनिश्चित थी। सेनाएं रीच के चौड़े मैदानों पर कटाई के लिए पके हुए गेहूं के सुनहरे खेतों के बीच मिली। जब 2 राजाओं ने हमला किया तो टारगेरियन सेना कांप उठी और बिखर गई और भागने लगी। इतिहासकारों ने लिखा है कि कुछ क्षणों के लिए विजय समाप्त हो गई थी, लेकिन केवल उन कुछ क्षणों के लिए जब एगोन टारगेरियन और उसकी बहनें युद्ध में शामिल हो गईं। यह एकमात्र ऐसा समय था जब वघार, मेरेक्सिस और बैलेरियन सभी एक साथ सामने आए। गायकों ने इसे आग का मैदान कहा। उस दिन करीब 4000 लोग जल गए थे, जिनमें रीच के राजा मेरन भी शामिल थे। राजा लोरेन बच गए थे और इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, टारगेरियन के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की और एक बेटा पैदा किया जिसके लिए टायरियन उचित रूप से आभारी था। तुम इतना क्यों पढ़ते हो? आवाज सुनकर टायरियन ने ऊपर देखा। जॉन स्नो कुछ फीट दूर खड़ा था, उसे उत्सुकता से देख रहा था। उसने किताब को उंगली से बंद किया और कहा, मेरी तरफ देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। लड़के ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। क्या ये कोई चाल है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। टायरियन लैनिस्टर। टायरियन ने आह भरी। तुम एक कमीने के लिए उल्लेखनीय रूप से विनम्र हो, स्नो। तुम जो देख रहे हो वह एक बौना है। तुम क्या हो? 12, 14, लड़के ने कहा। 14 साल की उम्र में तुम मुझसे भी ज्यादा लंबे हो। मेरे पैर छोटे और मुड़े हुए हैं और मैं मुश्किल से चलता हूँ। मुझे अपने घोड़े से गिरने से बचने के लिए एक खास काठी की जरूरत है। मेरी खुद की डिजाइन की काठी, शायद आपको जानने में दिलचस्पी हो। या तो वह थी या टट्टू की सवारी। मेरी बाहें काफी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी बहुत छोटी हैं। मैं कभी तलवारबाज नहीं बन पाऊंगा। अगर मैं एक किसान के रूप में पैदा हुआ होता तो शायद वे मुझे मरने के लिए छोड़ देते या मुझे किसी गुलाम बनाने वाले के हाथों बेच देते। अफसोस, मैं कैस्टली रॉक के लैनिस्टर के रूप में पैदा हुआ और ये सभी विचित्रताएं बहुत कमजोर हैं। मुझसे बहुत कुछ अपेक्षित है। मेरे पिता 20 साल तक राजा के हाथ थे।
जैसा कि पता चला, मेरे भाई ने बाद में उसी राजा को मार डाला, लेकिन जीवन इन छोटी छोटी विडंबनाओं से भरा हुआ है। मेरी बहन ने नए राजा से शादी की और मेरा घिनौना भतीजा उसके बाद राजा बनेगा। मुझे अपने घर के सम्मान के लिए अपना काम करना चाहिए, क्या आप सहमत नहीं हैं? लेकिन कैसे? खैर, मेरे पैर मेरे लिए बहुत छोटे हो सकते हैं, शरीर के लिए तो मेरा सिर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि यह मेरे दिमाग के लिए काफ़ी बड़ा है। मुझे अपनी ताकत और कमज़ोरियों का यथार्थवादी ज्ञान है। मेरा दिमाग ही मेरा हथियार है। मेरे भाई के पास उसकी तलवार है, राजा रॉबर्ट के पास उसका वारहैमर है, और मेरे पास मेरा दिमाग है, और दिमाग को किताबों की ज़रूरत होती है जैसे तलवार को सान की ज़रूरत होती है, अगर उसे अपनी धार बनाए रखनी है। टायरियन ने किताब के चमड़े के कवा पर थपथपाया। इसलिए मैं इतना पढ़ता हूँ, जॉन स्नो। लड़के ने चुपचाप ये सब आत्मसात कर लिया। नाम नहीं तो स्टॉक जैसा चेहरा था उसका, लंबा, गंभीर, सतर्क, ऐसा चेहरा जो कुछ भी नहीं बताता था। उसकी माँ जो भी रही हो, उसने अपने बेटे में खुद को बहुत कम छोड़ा था। तुम क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। ड्रैगन, टायरियन ने उससे कहा। इससे क्या फायदा? अब कोई ड्रैगन नहीं है, लड़के ने युवावस्था की सहज निश्चितता के साथ कहा। ऐसा वे कहते हैं, टायरियन ने जवाब दिया। दुखद है न? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो मैं अपने खुद के ड्रैगन होने का सपना देखा करता था। तुमने ऐसा किया? लड़के ने संदेह से कहा। शायद उसे लगा कि टायरियन उसका मजाक उड़ा रहा है। ओह हाँ, एक छोटा, टेढ़ा, बदसूरत छोटा लड़का भी ड्रैगन की पीठ पर बैठकर दुनिया को देख सकता है। टायरियन ने भालू की खाल को एक तरफ धकेल दिया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मैं कैस्टली रॉक की गहराई में आग जलाता था और घंटों तक लपटों को देखता रहता था, ये दिखावा करते हुए कि वे ड्रैगन की आग हैं। कभी कभी मैं अपने पिता को जलते हुए देखता था, कभी कभी मेरी बहन। जॉन स्नो उसे घूर रहा था, एक नज़र जो भय और मोह दोनों को बराबर करती थी। टायरियन ने ठहाका लगाया। मुझे उस तरह से मत देखो, कमीने। मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। तुमने भी इसी तरह के सपने देखे हैं। नहीं, जॉन स्नो ने भयभीत होकर कहा। मैं ऐसा नहीं करूँगा, नहीं, कभी नहीं। टायरियन ने भौहें उठाईं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टॉक आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं। मुझे यकीन है कि लेडी स्टॉक आपके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे आप उनके अपने हों। और आपका भाई रॉब, वह हमेशा दयालु रहा है, और क्यों नहीं? उसे विंटरफेल मिलता है और आपको दीवार। और आपके पिता आपको नाइट वॉच में भेजने के लिए उनके पास अच्छे कारण होंगे। बंद करो, जॉन स्नो ने गुस्से से अपना चेहरा काला करते हुए कहा। नाइट वॉच एक महान काम है। टायरियन हंसा। तुम इस बात पर यकीन करने के लिए बहुत होशियार हो। नाइट वॉच राज्य के सभी बेमेल लोगों के लिए एक ढेर है। मैंने तुम्हें योरेन और उसके लड़कों को देखते हुए देखा है। वे तुम्हारे नए भाई हैं, जॉन स्नो। तुम्हें वे कैसे पसंद हैं? उदास किसान, कर्जदार, शिकारी, बलात्कारी, चोर और तुम जैसे कमीने सभी दीवार पर मंडराते हैं। ग्रुमकिंस और स्नार्क्स और अन्य सभी राक्षसों पर नज़र रखते हैं जिनके बारे में तुम्हारी नज़ ने तुम्हें चेतावनी दी थी। अच्छी बात यह है कि वहाँ कोई नहीं है ग्रुमकिंस या स्नार्क्स, इसलिए यह शायद ही खतरनाक काम है। बुरी बात यह है कि आप अपनी गेंदों को जमा देते हैं, लेकिन चूंकि आपको वैसे भी प्रजनन करने की अनुमति नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ता है। बंद करो, लड़का चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए, वह आंसुओं के करीब था। अचानक, बेतुके ढंग से, टायरियन को दोषी महसूस हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लड़के को कंधे पर एक आश्वस्त थपकी देने या माफ़ी के कुछ शब्द बुदबुदाने का इरादा किया। उसने कभी भेड़िए को नहीं देखा, वह कहाँ था या कैसे उसके पास आया। एक पल वह स्नो की ओर चल रहा था और अगले ही पल वह कठोर पथरीली जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था। गिरते समय किताब उससे दूर जा रही थी। अचानक टक्कर से उसकी सांस फूल रही थी। उसका मुंह मिट्टी, खून और सड़ी हुई पत्तियों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसकी पीठ में दर्द होने लगा।
गिरने के दौरान उसकी पीठ में चोट लग गई होगी। उसने हताशा में अपने दांत पीस लिए, एक जड़ पकड़ ली और खुद को वापस बैठने की स्थिति में खींच लिया। मेरी मदद करो, उसने लड़के से कहा, हाथ बढ़ाते हुए। और अचानक भेड़िया उनके बीच आ गया। उसने गुर्राहट नहीं की, उस शापित चीज ने कभी आवाज नहीं की। उसने सिर्फ अपनी चमकीली लाल आंखों से उसे देखा और उसे अपने दांत दिखाए, और बस इतना ही काफी था। टायरियन घुराघुराहट के साथ जमीन पर गिर गया। तो मेरी मदद मत करो, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम नहीं चले जाते। जॉन स्नो ने घोस्ट के मोटे सफेद फर को सहलाया, अब मुस्कुरा रहा था। मुझसे पूछो, अच्छी तरह से। टायरियन लैनिस्टर ने अपने अंदर क्रोध को महसूस किया और दृढ़ इच्छाशक्ति से उसे कुचल दिया। यह उसके जीवन में पहली बार नहीं था जब उसे अपमानित किया गया था, और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। शायद वह इसके लायक भी था। मुझे आपकी दयालु सहायता के लिए बहुत आभारी होना चाहिए, जॉन, उसने धीरे से कहा। नीचे, भूत, लड़के ने कहा। डायरावुल्फ अपने घुटनों पर बैठ गया। उन लाल आंखों ने टायरियन को कभी नहीं छोड़ा। जॉन उसके पीछे आया, अपने हाथों को उसकी बाहों के नीचे सरकाया और उसे आसानी से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। फिर उसने किताब उठाकर उसे वापस दे दिया। उसने मुझ पर हमला क्यों किया? टायरियन ने डायरावुल्फ की तरफ एक तिरछी नज़र से पूछा। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसके मुंह से खून और गंदगी पोंछी। शायद उसने सोचा कि तुम एक ग्रुमकिन थे। टायरियन ने उसे तेजी से देखा। फिर वह हंसा, एक कच्ची हंसी जो उसकी नाक से बिना उसकी अनुमति के फूट पड़ी। ओह भगवान, उसने कहा, अपनी हंसी को रोकते हुए और अपना सिर हिलाते हुए, मुझे लगता है कि मैं एक ग्रुमकिन की तरह दिखता हूँ। वह स्नार्क्स के साथ क्या करता है? तुम जानना नहीं चाहते। जॉन ने शराब की बोतल उठाई और उसे टायरियन को सौंप दिया। टायरियन ने स्टॉपर निकाला, अपना सिर झुकाया और अपने मुंह में एक लंबी धार निचोड़ ली। शराब ठंडी आग की तरह थी जो उसके गले से नीचे बह रही थी और उसके पेट को गर्म कर रही थी। उसने जॉन स्नो को त्वचा दिखाई। कुछ चाहते हैं? लड़के ने खाल को उठाया और सावधानी से निगलने की कोशिश की। ये सच है न? जब उसने बात खत्म की तो उसने कहा, तुमने नाइट वॉच के बारे में जो कहा था। टायरियन ने सिर हिलाया। जॉन स्नो ने अपने मुंह से एक गंभीर बात कही, अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। टायरियन ने उस पर मुस्कुराकर कहा, यह अच्छी बात है, कमीने। ज्यादातर लोग कठोर सच्चाई का सामना करने के बजाय उसे नकारना पसंद करते हैं। अधिकांश पुरुष, लड़के ने कहा। लेकिन आप नहीं। नहीं, टायरियन ने स्वीकार किया, मैं नहीं। मैं अब शायद ही कभी ड्रैगन के बारे में सपने देखता हूँ। कोई ड्रैगन नहीं है। उसने गिरे हुए भालू की खाल को उठाया। चलो, तुम्हारे चाचा के बैनर बुलाने से पहले हमें शिविर में वापस लौट जाना चाहिए। पैदल चलना छोटा था, लेकिन पैरों के नीचे की जमीन खुरदरी थी और जब वे वापस आए तो उनके पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन हो रही थी। जॉन स्नो ने जड़ों की मोटी उलझन को दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन टायरियन ने उसे झटक दिया। वह अपना रास्ता खुद बनाएगा, जैसा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी किया है। फिर भी, शिविर एक स्वागत योग्य दृश्य था। आश्रयों को लंबे समय से परित्यक्त होल्डफास्ट की टूटी हुई दीवार के खिलाफ फेंक दिया गया था, हवा के खिलाफ एक ढाल। घोड़ों को खाना खिलाया गया था और आग जलाई गई थी। योरेन एक पत्थर पर बैठा था, एक गिलहरी की खाल उतार रहा था। स्टू की स्वादिष्ट गंध टायरियन के नथुने भर गई। वो खुद को घसीटता हुआ उस जगह पर गया जहां उसका आदमी मोरेक स्टूपॉट की देखभाल कर रहा था। बिना कुछ कहे, मोरेक ने हाथ बढ़ाया, उसे चम्मच दिया। टायरियन ने चखा और उसे वापस दे दिया। और काली मिर्च, उसने कहा। बेंजेन स्टॉक अपने भतीजे के साथ आश्रय से बाहर आया। तुम वहां हो, जॉन, लानत है, ऐसे अकेले मत जाओ। मुझे लगा कि दूसरों ने तुम्हें पकड़ लिया है। ये ग्रुमकिन्स थे, टायरियन ने हंसते हुए उसे बताया। जॉन स्नो मुस्कुराया। स्टॉक ने योरेन को हैरान होकर देखा। बूढ़ा आदमी घुराघुराया, कंधे उचकाए और अपने खूनी काम में लग गया। गिलहरी ने स्टू को कुछ हद तक गाढ़ा कर दिया और उन्होंने उस रात अपनी आग के चारों ओर काली रोटी और सख्त पनीर के साथ इसे खाया।
टायरियन ने अपनी शराब की बोतल को तब तक बांटा जब तक योरेन भी नर्म नहीं हो गया। एक एक करके कंपनी अपने आश्रयों और सोने के लिए चली गई, जॉन स्नो को छोड़कर सभी, जिसने रात का पहला पहरा दिया था। टायरियन हमेशा की तरह सबसे आखिर में रिटायर हुआ। जैसे ही वह अपने आदमियों द्वारा बनाए गए आश्रय में गया, वह रुका और जॉन स्नो की तरफ देखा। लड़का आग के पास खड़ा था, उसका चेहरा स्थिर और कठोर था, वह लपटों में गहराई से देख रहा था। टायरियन लैनिस्टर उदास होकर मुस्कुराया और बिस्तर पर चला गया।